हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लैंग्वेज में। क्योंकि विगत वर्ष में देखा गया है कि पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं पैट में, इसी के अनुसार मैंने आज अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है, जिससे कि आपको 28 तारीख के होने वाली परीक्षा में क्वेश्चन मिलें और आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जा रहे हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश से वास्तव में देखा जाए बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आज हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। जुड़े रहिए, विधिवत आपको व्याख्या सहित हम करवाने जा रहे हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, गुप्त वंश से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज हम बता दें आप। जैसे दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ दिया है घटोत्कच दिया, चंद्रगुप्त प्रथम दिया, श्रीगुप्त दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि संस्थापक की बात करेंगे तब इसको लगाएंगे। याद रखना संस्थापक ये हो गया। अब यही चीज आती, वास्तविक अगर शब्द दिया जाता तो इसको लगाते। ये प्रथम है और ये श्रीगुप्त किसका बेटा था? श्रीगुप्त का बेटा कौन था? तो ये घटोत्कच है, और घटोत्कच का बेटा कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के थे, कुषाणवों के थे, या सातवाहनों के थे? किसके थे? तो याद रखना कुषाणवों के थे। गुप्त लोग सामंत किसके थे? तो कुषाणवों के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कि गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, घटोत्कच दिया, समुद्रगुप्त। तो महाराजा धीराज की बात की जाए तो इसको लगाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। और शिव महाराज की उपाधि अगर आया जाए क्वेश्चन, महाराज की उपाधि, तब इसको लगाते हैं। महाराज की देखो दो लोगों ने उपाधि धारण की थी, इसने भी धारण की थी और इसने भी धारण की थी, यानी महाराज की उपाधि धारण करने वाले दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैच करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, को मैच करना है। अब यहाँ पर दिया है कि सूची फर्स्ट में प्रयाग प्रशस्त यानी कि इलाहाबाद प्रशस्त है, अभिलेख किसका है, और बिलसल्ड अभिलेख किसका, भीतरी किसका, मंदसौर लेख किसका है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है। जब प्रयाग की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन ये तुम्हारा ए हो गया। अब इसके बाद विलसड का अभिलेख पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन? दो, यानी कुमारगुप्त हो जाएगा। भीतरी पूछा जाए तब किसको लगाएंगे? स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण इसी में जानकारी मिलती है कि हूणों को पराजित करने वाला, हूणों को पराजित किसने किया था? तो याद रखना स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। फिर इसके बाद मंदसौर अभिलेख आ जाता है, तो मंदसौर अभिलेख किसका है? मधुवर्मन का। तो ये चारों अभिलेख याद रखना। ऑप्शन तुम्हारा कौन हो जाएगा? ए वाला, ये सही। अगला क्वेश्चन दिया है गुप्त शासक के दौरान, यानी गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री व गणतज्ञ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, जरा देखिए इसको भाई। अब यह ऑप्शन दिया है कि भानुगुप्त दिया, बाणभट्ट दिया, आर्यभट्ट दिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आर्यभट्ट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? आर्यभट्ट और बारामीर दोनों थे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्यभट्ट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखना गुप्तों की सरकारी और दरबारी भाषा कौन सी थी? पाली थी, है प्राकृतिक है, हिंदी है, संस्कृत। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। देखो संस्कृत सबसे प्राचीन है, इसके बाद हिंदी, पाली आती है, पाली के बाद कौन आती है? प्राकृत आती है, फिर हिंदी आती है। नंबर 1 पर ये भाषा आएगी, नंबर 2 पर ये आएगी, नंबर 3 पर ये आएगी, नंबर 4 पर ये आएगी। तो याद रखना भाषा का ये उद्भव और विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? यानी कि इतनी विजय की कि उसने खुद नहीं रहा गया, एक यानी कि इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारता है। स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, ब्रह्मगुप्त को, या समुद्रगुप्त? याद रखना समुद्रगुप्त को। इसने 100 विजय की थी। कितनी विजय की थी? 100। और इसका यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरापद के
उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ के 9 राजाओं का राय, दक्षिणापथ के 12 राजाओं का राय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 युद्ध का विजेता था ये, समझ। अगला क्वेश्चन कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका। यानी कि उस समय हूण का आक्रमण हुआ, अगर राजा शक्तिशाली न होता तो हो सकता हूण लोग यहाँ पर विजय कर लेते, लेकिन राजा शक्तिशाली तो विजय नहीं कर पाए। कौन राजा था? कुमारगुप्त दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, स्कंदगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया। तो याद रखना हूणों को पराजित करने वाला कौन था? तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए। देखो एक चीज याद रखना कि गुप्त लोगों के समय ही कला और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। क्योंकि इस समय स्वर्णकाल क्यों कहा गया? कि सबसे पहले मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो इस वजह से याद रखना कि ये स्वर्णकाल कला और स्थापत्य के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हड़प्पा काल दिया है, फिर क्या दिया है? मौर्य काल दिया है, फिर बौद्ध काल दिया, गुप्त काल दिया। तो याद रखना कि ये बुद्ध काल से है। किससे है अजंता? तो बुद्ध काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राज कवि थे? देखो ध्यान देना, किसके राज कवि थे कालिदास? कालिदास भी 9 रत्नों में एक थे। यानी कि 9 रत्नों में, यानी कि याद रखना 9 रत्नों में एक थे ये। एक, और ये कालिदास कहाँ रहते थे? तो ये उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे? उज्जैन में। तो उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा? महाकालेश्वर। ये मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक, तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। और राजकवि किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किसके दरबार में? विक्रमादित्य। यानी कि 9 रत्नों में ये एक थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब दिया है अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखो अजंता की पूछ रहा है, किसकी? अजंता की। तो यहाँ दिया जैन धर्म दिया है, बौद्ध धर्म दिया है, वैष्णव मत दिया है, शैव मत दिया। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बौद्ध धर्म लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था कौन सा? देखो हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि 4 विश्वविद्यालय याद रखना। कौन कौन से? नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 नालंदा, और नंबर 3 विक्रमशिला, और नंबर 4 विक्रमशिला। देखो अब एक चीज और बताएं, अब यहाँ पर विक्रमशिला और सोमपुर 2 विश्वविद्यालय जो एक ही राजा ने बनवाए हैं। सोमपुर, फिर इसके बाद बल्लवी। देखो तक्षशिला ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में राजा तक्ष ने बनवाया। नालंदा कहाँ पर है? पटना में है। ये किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। विक्रमशिला और सोमपुर ये 2 विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो धर्मपाल ने बनवाए। पालवंश का शासक था। ये दोनों बिहार में हैं। ये भागलपुर में है, भागलपुर ये भी पूछा गया है। और ये पहाड़पुर में है, वहीं पे जगह है पास में पहाड़पुर। और बल्लवी कहाँ है? तो गुजरात में। तो ये क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं होगा, चाहे मैथ्स पूछे चाहे जो कुछ पूछे, जिसने बनवाए वो भी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय था? तो कांची दिया, तक्षशिला दिया, नालंदा, बल्लवी। तो क्या लगाएंगे? नालंदा। यानी किसके समय बना था? तो यही कुमारगुप्त के समय बना था। किसके समय?
कुमार गुप्त, इसी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसी प्रथा है जो भारत में बहुत लंबे समय तक चली, यानी कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दिया है ब्रह्मगुप्त, दिया चंद्रगुप्त प्रथम, दिया है समुद्रगुप्त, दिया है भानुगुप्त दिया। तो एरण अभिलेख की बात कर रहा है, तो एरण अभिलेख भानुगुप्त से है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेनापति था गोपराज, गोपराज ये युद्ध करते हुए मारा जाता। किससे युद्ध कर रहा था? हूणों से। जब हूणों से युद्ध करते हुए मारा जाता गोपराज, तो इसकी पत्नी क्या करती है? सती हो जाती है। इसकी पत्नी क्या हो जाती है? सती हो गई थी। तो सती प्रथा का अभिलेख यानी कि मिलता है 510 ईस्वी में, और वो कौन सा अभिलेख था? एरण का अभिलेख। और ये 510 में जो सती प्रथा चली थी, ये कब तक चली? 510 में चली और 1829 तक ये चली थी। ठीक, 1829 में हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फयान किस किस शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, और कौन दिया है? अशोक दिया है, हर्षवर्धन दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो फयान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। किसके समय आया था? तो द्वितीय के समय, यानी कि फयान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। ठीक है, और ये कहाँ का था? चीन का था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा गया है? मौर्य काल को, राजपूत काल का, चोल काल का, गुप्त काल को। तो स्वर्ण काल, गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो तुरंत लगाएंगे गुप्त काल में। अब गुप्त काल का कौन राजा था जिसके समय कहा गया? तो यह भी याद रखना कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी के समय। अगला क्वेश्चन, देखो वही फिर पूछा गया कि फयान कहाँ का निवासी था? मैंने बताया था भूटान दिया, अमेरिका दिया, चीन दिया, बर्मा। तो कहाँ का था? चीन का नाम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, अब देखो शीत बंधु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीत बंधु की रचनाकार किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय दिया है। किस वंश का शासक था? देखो श्वेत वंश की रचनाकार किसने, रचनाकार कौन था? प्रवरसेन द्वितीय था। अब ये पूछा जा रहा किस वंश का था? तो शक का था, कड़ो था, वकाटक था, सातवाहन। तो ये किस वंश का था? वकाटक वंश। यानी कि एक चीज याद रखना कि जो शक लोग थे, यानी कि प्रवरसेन जो था वकाटक वंश का, इसने गुप्तों के यानी गुप्त वंश से वैवाहिक संबंध किए थे। क्या किए थे? वैवाहिक संबंध। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? देखो कविराज की बात अगर करते हैं कि कौन गुप्त राजा था जिसे कविराज कहा जाता है, तो श्रीगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, स्कंदगुप्त। तो याद रखना कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया है? बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा दिया है भाई, देखिए। अब ये दिया है, कौन कौन दिया? कौहम स्तंभ लेख दिया, जूनागढ़ दिया, प्रयाग दिया, मंदसौर दिया। तो कौहम स्तंभ लेख में कहा गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कौहम स्तंभ लेख में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा भाई है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? अब ये ऑप्शन दिया, प्रयाग दिया है, प्रयाग के बाद बोध गया दिया है,
कुशीनगर दिया, अमरावती दिया। तो याद रखना बौद्ध गया में, कहां पर? बौद्ध गया में। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो यहीं पर प्राप्त हुआ था। कहां प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखना किसको? महात्मा बुद्ध को। याद रखना कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ। ठीक। और महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? देखो मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मौर्य काल दिया, गुप्त काल दिया, कुषाण काल दिया, संदो काल दिया है। तो याद रखना कि मंदिर की बात अगर करते हैं तो गुप्त काल लगा के आना। कब? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये उपाधि कब धारण की थी? तो याद रखना शकों को उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन बांटने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, विष्णु थे, बुद्ध थे, सूर्य थे। तो विष्णु लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है, ये देखो आपके सामने कि बलहीक प्रदेशों को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शकों को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का भी चलाया था, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ये चीजें। अगला क्वेश्चन कि महरौली स्तंभ, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम में, तृतीय में या द्वितीय में? तो याद रखना चतुर्थ में हुआ है महरौली की लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फयान और वेनसांग डाट किन राज्यों को देखा था? देखो फयान जो है इसने किसका देखा था? यहाँ दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्ष क्रमशः हर्ष का, फिर दिया हर्ष का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, फिर दिया चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य और कृष्णदेव राय का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है कि यह फयान जो है यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया और वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया। तो आंसर आपका डी सही हो जाए। ठीक है, डी आंसर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न में से एक थे, है ना? और ये शिक्षक भी थे। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध नाटककार थे, अशोक के राज दरबार में थे। तो याद रखना ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और 9 रत्नों में इनको स्थान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी? इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि राजा होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फयान द्वारा रचित ग्रंथ फोयुकी निम्न में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? अब ऑप्शन ये हैं, किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो ऑप्शन दिया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध राज्यों के सिद्धांत, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर स्तूपों विहारों का। तो याद रखना
कि बौद्ध राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता, बाद बाकी सब मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यानी कि 31वां भी देख लीजिए, कल फिर हम आप लोगों को ना पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन था? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर, भूमराज शिव मंदिर, तिगुआ का विश्व मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार है, ये सबसे अच्छा मंदिर था और यही पहला मंदिर है। कौन सा? पहला मंदिर है, पहला मंदिर यही था, ये याद रखना, पहला मंदिर है। तो ये ईंटों द्वारा पहला मंदिर है, ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो भीतरगांव का मंदिर है और ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों मिलते हैं। आप लोगों ने देखा कि मैंने व्याख्या सहित आज आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाया है। जो पेपर सॉल्व करवाया है उसमें हमने ऑप्शन सारे बताए आपको। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि जब भी पेपर सॉल्व करें तो विधिवत अच्छे से पेपर सॉल्व करें कि अगर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है तो क्वेश्चन गलत ना हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आप लोगों से पुनः अगली वीडियो में।